हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एसजेएफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा एफसीएफएस। आज की वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं एसजेएफ। एसजेएफ का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। देखिएगा इस एल्गोरिदम में किस तरह से काम होता है, या ये एल्गोरिदम किस लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, इस एल्गोरिदम की वर्किंग क्या है। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। देखिए, सब शॉर्टेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी, और जॉब यानी जो प्रोसेसेस हैं, जो उसका टाइमिंग है, जो प्रोसेस क्यू के अंदर आ रहे हैं, और जॉब फर्स्ट यानी पहले पहले सबसे छोटी जॉब को वो प्रोसेस को रन किया जाएगा सीपी के द्वारा। अब इसको हम समझ लें कि सबसे छोटी जॉब फर्स्ट का मतलब क्या है। तो देखिएगा, इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर आप ध्यान से देखिएगा, इसमें दो चीजें पिछली एल्गोरिथम के अंदर भी आई थी, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम, यानी किस टाइम पर अराइव हो रहे हैं सारे प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर हमारी रैम के अंदर। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इसके अंदर भी तीन प्रोसेस लिए हुए हैं। देखिएगा ध्यान से, P1, P2, P3, इनका अराइवल टाइम है 0, 2 ms यानी माइक्रो सेकेंड, और 4 ms। बर्स्ट टाइम है 6, 8 और 3। बर्स्ट टाइम वो टाइम होता है कि जितना टाइम उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में लगता है, जितना टाइम प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में लगता है उसको हम बर्स्ट टाइम कहते हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर ये सारे टाइम ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं दोबारा से जाकर के उसको। फिलहाल यहां आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एसजीएफ कैसे काम करती है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अराइवल टाइम को सीक्वेंस में लगा लेते हैं, यानी इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। जिस ऑर्डर में आए हुए हैं उसको हम सीक्वेंस में लगा लेते हैं। सीक्वेंस का मतलब आरोही क्रम हिंदी में उसको हम कहते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर हम उसको कहते हैं। इसके बाद में हम बर्स्ट टाइम देखते हैं उसका। तो सबसे पहले रेडी क्यू के अंदर जो अराइवल टाइम के हिसाब से वो चीजें आ रही हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि मिनिमम अराइवल टाइम और मिनिमम बर्स्ट टाइम। हम देखते हैं कि किस प्रोसेस का मिनिमम अराइवल टाइम है और मिनिमम बर्स्ट टाइम है। अगर हमको बर्स्ट टाइम में कुछ आगे पीछे मिलता है, यानी बर्स्ट टाइम हमको मिनिमम नहीं मिलता है, तो हम शुरुआत में हम देखते हैं यानी मिनिमम आपका अराइवल टाइम। उसके बाद में हम देखते हैं टोटल कॉलम के अंदर, या टोटल जितने भी प्रोसेसेस हमारे आते हैं उसका बर्स्ट टाइम मिनिमम कैसे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करूं इस प्रोग्राम के अंदर, या मान लो इस न्यूमेरिकल के अंदर, तो अराइवल टाइम देखिएगा यहाँ पे 0 है और यहाँ पर बर्स्ट टाइम 6 है। अगर मैं मिनिमम देखूं, मिनिमम तो अराइवल टाइम इसका है P1 का, लेकिन यहाँ बर्स्ट टाइम 6 है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं देखूं कि मिनिमम बर्स्ट टाइम किसका है, P3 का है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसका अराइवल टाइम है आपका 4 यानी 4, यानी दोनों कंडीशन आपस में मैच नहीं कर रही हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम ये करेंगे कि मिनिमम अराइवल टाइम देखेंगे। मिनिमम अराइवल टाइम यानी अगर वो 0 है तो हम उसको लेंगे, इट डजंट मैटर कि उसका बर्स्ट टाइम 6 है, उसका बर्स्ट टाइम 8 है, या उसका बर्स्ट टाइम 3 है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम जो क्यू के अंदर हमारा आया, सबसे पहले जो हमारा क्यू के अंदर आया, स्टार्टिंग में जो हमारा आया वो आया 0, यानी 0 पर, 0 माइक्रो सेकेंड पर आया, 0 लेवल पर आया, या 0 टाइम पर आया। तो हम यहां पर देखिए मिनिमम तो बर्स्ट टाइम है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको लेंगे। शुरुआत में हम लेंगे P1 को। तो देखिएगा, ये हमारा एक जैंट चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक जैंट चार्ट है। इसकी मदद से हम रेडी क्यू तैयार कर लेते हैं, और रेडी क्यू के अंदर किस तरह से प्रोसेस आते हैं उसको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो शुरुआत में देखिएगा, ये हमारी रेडी क्यू है। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने रेडी क्यू बनाई। रेडी क्यू के अंदर शुरुआत में 0 पर देखिए P1 आया है, ठीक है ना। शुरुआत में P1 आया है, इसका मिनिमम टाइम अराइवल टाइम 0 है, तो शुरुआत में आया हमारी रेडी क्यू के अंदर P1। अब देखिएगा बर्स्ट टाइम कितना है, यानी ये चलेगा कहां तक, यानी ये 0 पे तो आ गया, लेकिन अब ये खत्म कहां पर होगा, कितना टाइम इसको लगेगा, कितना वक्त इसको लगेगा, यानी इसको लगेगा 6 यूनिट, 6 माइक्रो सेकेंड, 6 नैनो सेकेंड, आप कुछ भी कह सकते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। वो तो बहुत ही ज्यादा मिनिमम होता है जो टाइम हमारा सीपीयू लेता है, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि हमारा ये 6 यूनिट तक जाएगा। तो P1 चला हमारा 6 यूनिट तक, ध्यान से देखिएगा। तो P1 हमारा 6 यूनिट तक चला, लेकिन आगे आप ध्यान से देखिएगा, P2 और P3, कहीं ना कहीं P2 और P3 भी तो इसके अंदर आ गए थे। जब ये P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, जब ये P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, उसी वक्त में देखिएगा ध्यान से 2 सेकंड पर, यानी 2 माइक्रो सेकंड पर, और P3 4 माइक्रो सेकंड पर ये हमारा इस रेडी क्यू के अंदर प्रवेश कर चुका था, क्योंकि 0 से 6 तक ये चल रहा है।
तो 2 और 4 कहीं ना कहीं बीच में तो आएंगे, हो सकता है 2 यहां पर हो, 4 यहां पर हो, तो ये रेडी क्यू के अंदर तो आ गए ना, रेडी क्यू के अंदर ये आ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है, और नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब तक एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक भले ही उन बाकी प्रोसेस को कितना भी वेट करना पड़े, वो वेट करेंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते हैं, भले ही वो एग्जीक्यूशन टाइम पर रेडी क्यू के अंदर आ गए होंगे, ठीक है ना। अब ये इसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया 0 से लेके 6 तक, तो ये तो प्रिंट हो गया, यानी इसको तो खत्म कर दिया, ये तो टर्मिनेट हो गया क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, इसने अपना बर्स्ट टाइम 6 ले लिया है, तो इसको हमने यहां से टर्मिनेट कर दिया। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद वैसे तो 2 आया है, उसके बाद 2 माइक्रोसेकंड वाला यानी P2 आया है, उसके बाद ये P3 आया है, लेकिन एसजेएफ में ये चीजें नहीं देखी जाती हैं। अगर हम सिक्वेंशियली देखेंगे कि जो पहले आएगा पहले जाएगा, तो फिर ये हमारी एफसीएफएस हो जाएगी। तो यहां पे हम मैच करेंगे बर्स्ट टाइम किसका मिनिमम है। बर्स्ट टाइम ध्यान से देखिएगा, क्या P2 का बर्स्ट टाइम 8 है और P3 का कितना है 3, तो हम इसको लेंगे, यानी जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा। अब बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका, P3 का, ठीक है। तो P3 हमारा रेडी के अंदर आया, ऑलरेडी आ चुका है, इसको सीपीयू लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो P3 हमारा यहां से आ जाएगा रेडी के अंदर। और ध्यान से देखिएगा, ये अपना एग्जीक्यूशन टाइम कितना लेगा कंप्लीट होने में, 3 यूनिट, तो इसको हमने यहाँ पे 3 यूनिट तक ही चलेगा। अब 6 से लेकर ये 6 से लेकर के और 3 तक चलेगा, तो 6 और 3 9, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 9, ठीक है। अब इसने कंप्लीट कर लिया अपना एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। अब जो बचा उसको लास्ट में आप ले सकते हैं, क्योंकि हमने 3 ही प्रोसेस लिए हैं, अगर 5-6 प्रोसेस होते तो फिर उसके बाद में हम देखते बर्स्ट टाइम किसका मिनिमम है। अभी लास्ट में कौन सा आया जी, P2, तो हमने यहाँ पे ले लिया P2, और ये P2 कहां तक जाएगा, कितना बर्स्ट टाइम है P2 का 8, ये 8 तक चलेगा, ठीक है। और 9 और 8 इसको जोड़ के हम यहां लिख देंगे 17, तो ये हमारा 17 पर जाकर के कंप्लीट होगा। टोटल कंप्लीशन टाइम इसका होगा 17, लेकिन इसका बर्स्ट टाइम तो 8 ही है, लेकिन क्योंकि कंप्लीट कहां पर जाके हुआ है, कंप्लीट शुरुआत हुई थी 9 से लेकर के और 17 तक, तो 17 पे जाके कंप्लीट हुआ, और ये भी एग्जीक्यूट हो गया, और इसको भी हमने बाहर निकाल दिया सीपीयू ने। अब इस तरह से तीनों के तीनों प्रोसेस को रन कर दिया। अब देखिएगा इस एल्गोरिथम का यूज क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है। एफसीएफएस हमारे पास थी, इस एल्गोरिथम का फायदा ये है, इसका एडवांटेज ये है कि ये जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं आपके सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा वेटिंग टाइम को ये कम करती है। इस एल्गोरिथम का यूज करके वेटिंग टाइम सबसे कम आता है। तो आप देख लेते कैसे आता है। मैंने नीचे देखिएगा ऑलरेडी एक चार्ट बनाया हुआ है, जिससे कि आपका टाइम कम लगे, वीडियो में वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो। तो देखिएगा प्रोसेस P1 P2 P3 मैंने यहां लिख लिए 80, यानी शॉर्ट में लिख दिया हूं, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न डाउन टाइम और वेटिंग टाइम। ध्यान से देखिएगा, ये ऑलरेडी डेटा हमारे पास में था 80, 0, 2, 4, P1 इतने पर आया, P2 इतने पर आया, P3 इतने पर आया, ठीक है। और BT भी हमको दे रखा है 683। अब CT कैसे निकालते हैं, CT मतलब यानी कौन सा प्रोसेस कहां पर जाकर के कंप्लीट हुआ। अब देखिए हमारा P1 कहां पे कंप्लीट हुआ था, ध्यान से देखिएगा, P1 हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ था, ये 0 से लेकर 6 तक, तो हमने यहां पे लिख दिया कंप्लीशन टाइम 6, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिएगा P2 कहां कंप्लीट हुआ था, P2 यहां 9 से लेकर के हमारा शुरू हुआ था, और ये 8 इसके अंदर ऐड किया, और ये 17 पर जाकर कंप्लीट हुआ, ये 17 जो है, तो हमने यहां लिख दिया P2 की जगह ये हमारा 17 पे कंप्लीट हुआ। इसी तरह से P3 कहां कंप्लीट हुआ था, ध्यान से देखिएगा 6 से लेकर 3, यानी ये 9 पर कंप्लीट हुआ था, तो हमने P3 में लिख दिया 9, ठीक है ना। इसके बाद हम TAT निकालते हैं। TAT का फॉर्मूला देखें स्टूडेंट में यहां लिखा हुआ, ध्यान से देखें, ये TAT का फॉर्मूला है, TAT बराबर CT माइनस AT। CT में से हम AT को माइनस कर देंगे, 6 माइनस 0 बराबर 6, 17 माइनस 2 बराबर 15, 9 माइनस 4 बराबर 5। उसी तरह से फिर WT का फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी। WT का फॉर्मूला ये रहा, TAT माइनस BT। TAT में से BT को आप माइनस कर दीजिएगा, TAT ये रहा हमारा 6, और BT का हमारा ये रहा 6, तो 6 में से 6 गया 0, और 15 में से 8 गया 7, और 5 में से अब तक 3 गया 2। इस तरह से हमारा ये WT यहां पर निकल के आ गया, और हमारा ये TAT ध्यान से देखिएगा, ये हमारा TAT निकल करके आ गया। अब एवरेज निकालने के लिए सिंपल सी बात है, सारे TAT को जोड़ दो और नंबर ऑफ प्रोसेसेस उसको डिवाइड कर दो। ऐसी WT निकालने के लिए, एवरेज WT निकालने के लिए सारे WT को जोड़ दो और नंबर ऑफ प्रोसेसेस को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो देखिए मैंने कर दिया, यहां पर शॉर्ट में देखिएगा
एवरेज TAT 615 प्लस 5 इज इक्वल टू 26/3। इसको इससे डिवाइड कर लेना। एवरेज WT 0 प्लस 7 प्लस 2 यानी 3 इंटू 9, ये तो खैर 3 ही आ गया, ध्यान से देखिएगा। इसको डिवाइड आप कर लेना जो भी आएगा, ठीक है, निकल करके। तो ये बेसिकली जो एल्गोरिदम है ये आपके वेटिंग टाइम को सबसे कम करती है, ताकि प्रोसेस इसको ज्यादा वेट ना करना पड़े। बाकी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हर एक एल्गोरिदम के अंदर कुछ ना कुछ एडवांटेज कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता ही है। आशा करता हूं कि ये SJF CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आपकी समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर ये आपकी समझ में आ गया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, उसको वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।